एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई आप सभी को राम राम, नमस्ते, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा मेरी तरफ से। ठीक है, तो फिर आ जाइए, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम लेसन करेंगे 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक का 4th लेसन, लैंडस्केप ऑफ द सोल। ठीक है, तो फिर आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या लेसन का नाम, जैसे कि हम देख चुके हैं, लेसन का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो लिखा गया है किसके द्वारा, रिटन बाय नैथली ट्रोवेरी। ठीक है, आगे एक बार इस पूरे लेसन का आप ओवरव्यू देख लीजिए क्या है। तो इस चैप्टर में मतलब डिफरेंस दिखाया गया है चाइनीज़ आर्ट में और यूरोपियन आर्ट में, कि भाई वो दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, और राइटर है इसके लिए दो स्टोरियों का क्या लेता है, सहारा लेता है, दो कहानियों का, इस फ़र्क को दिखाने के लिए, इस डिफरेंस को दिखाने के लिए। जो यूरोपियन आर्ट है वो रिप्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल व्यू, मतलब इनकी जो पेंटिंग होती है वो बिल्कुल रियल लगती है और आउटर होती है। और जो चाइनीज आर्ट है इनकी जो पिक्चर है वो रियल न होके ब्लर होती है और इंटरनल होती है। ठीक है, फिर इसमें क्या दिखाया गया है, पावर ऑफ आर्ट, यानी आर्ट की पावर दिखाई गई है। ठीक है, जिसको दिखाने के लिए इन्होंने ये सेंसुई वर्ड, जो कि एक चाइनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर, इन दोनों का बारे में बताया गया है कि जो माउंटेन है वो यंग यानी मेल को रिप्रेजेंट करता है, वाटर यिन यानी फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कुछ टर्म दिखाई गई हैं, जैसे कि आर्ट बर्ट है, आर्ट बर्ट को ही आउटसाइडर आर्ट, रो आर्ट बोला जाता है। ये क्या होती है, ये आउट ऑफ बॉक्स होती है। ये सब हम हमारा एक्सप्लेनेशन इन चीज़ का लेसन में देखेंगे। और जो आर्ट बर्ट का जो आउटसाइडर आर्ट है उसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, रॉक गार्डन है चंडीगढ़ का, जिसको नेकचंद द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फिर इसमें चाइनीज़ पेंटर हैं वू दाओ जी। ठीक है, जिसको जो टैंग एम्परर हैं युआनजोंग, उसको एक पेंटिंग बनाने के लिए कहते हैं। चाइनीज स्टोरी में ये भी जो एम्परर है ये इस पेंटर को पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। ये वाली कहानी पढ़ेंगे हम। और जो यूरोपियन स्टोरी है उसमें हम क्विंटन जो मिट्सिस है, ये क्या है, ये एक ब्लैक स्मिथ है, इसको एक पेंटर की डॉटर से लव हो जाता है। ठीक है, फिर हम आगे कैसे देखते हैं कि क्या पेंटर अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में देता है, उन दोनों की शादी करवाता है या नहीं करवाता, ये हम आगे पूरा कहानी में पढ़ेंगे। अब आप एक ये जो पेंटिंग देख सकते हैं, ये एक चाइनीज पेंटिंग है जो एम्परर उससे वू दाओ जी से बनवाता है पेंटर से। ठीक है, तो ये देखिए ब्लर है और इसमें इतना कुछ बनाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा ये यूरोपियन आर्ट का एग्जाम्पल है। इसमें अगर हम देखिए ये फ्लाई, ये मक्खी, ये इतनी रियल लग रही है कि भी जैसे ही हमारे इस फ़ोन की स्क्रीन पर ये रियल में बैठी हो। ठीक है, तो अब हम अपनी और ये रॉक गार्डन का एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये किससे बनाया गया है, ये रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स, ये ब्रोकन बैंगल्स से बनाया गया है। ठीक है, तो अब आइए अब हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसके दो पार्ट दिखाए गए हैं लेसन के। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो राइटर हैं वो एक ओल्ड टेल सुनाते हैं, यानी कि कोई एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। और ये है कब की है, 8वीं सदी की कहानी है। तो जो ये वू दाओ जी हैं ये 8वीं सदी के चित्रकार हैं, इनके बारे में ये कहानी है। और कहते हैं कि वू दाओ जी का जो लास्ट जो चित्र था, जो लास्ट पेंटिंग थी, वो लैंडस्केप की ही थी, जो एम्परर उससे बनवाते हैं। यानी उसके बाद वो भाई गायब हो जाता है, उस ना ही वो मिलता है ना ही आगे उसकी कोई पेंटिंग मिलती है। तो होता क्या है, जो ये तैंग सम्राट युआनजोंग हैं, तो ये वू दाओ जी को एक पेंटिंग बनाने के लिए कहते हैं कि भाई तुम मुझे एक पेंटिंग बना के दो और उसे मैं अपने पैलेस की वॉल पर भाई लगा सकूँ, जिसे क्योंकि उसे अपनी वॉल को भाई और अट्रैक्टिव और सुंदर दिखाना था।
तो बोले ठीक है, तो ये जो है पेंटर है ये बना देता है। अब ये उसमें मतलब चित्र भी इतना सुंदर बनाता है, ये इतनी सुंदर पेंटिंग बनाता है और उसको एक पर्दे के पीछे कवर कर देता है कि भाई इस पेंटिंग को मेरे अलावा अगर कोई देखे तो सबसे पहले देखने वाला एम्परर ही हो, कोई अदर पर्सन इसको ना देखे, छिपा देता है। ठीक है, और वो इस पेंटिंग में बनाता क्या क्या है, वो इसमें फॉरेस्ट बनाता है, हाई माउंटेन्स बनाता है, ठीक है, वाटरफॉल्स बनाता है, और वो फ्लोटिंग क्लाउड्स बनाता है, आकाश में उड़ते हुए बादल, ठीक है, वैलीज बनाता है, वहाँ पे एक मतलब ऐसे आड़ा टेढ़ा रास्ता बना देता है स्टेयर टाइप में, उस पर चलते हुए लोग दिखाता है, उड़ते हुए पक्षी दिखाता है, मतलब उसमें इतना कुछ डाल देता है, इतना सुंदर चित्र बनाता है। फिर जैसे ही एम्परर उस चित्र को, उस पेंटिंग को देखता है तो उसकी इतनी तारीफ़ करता है और इतना खुश हो जाता है कि भाई तुमने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है। और चित्र को देखकर जब एम्परर उसके बारे में बताता है कि देखो तुमने इसमें भाई पहाड़ हैं, झरने हैं, पर्वत हैं, पक्षी हैं, चलते हुए बादल हैं, और देखो जो आसमान है वो कितना साफ दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके उसकी तारीफ़ करता है। फिर जो पेंटर है वो क्या कहता है कि महाराज आपको इस पेंटिंग में वो गुफा दिखाई दे रही है? क्यों कहते हैं हाँ दिखाई दे रही है। तो कहते हैं इस गुफा में है ना एक आत्मा रहती है, यानी एक, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि एक हॉन्टेड गुफा है, और ये गुफा है ना अंदर से बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस गुफा के अंदर चलें और इसकी सुंदरता को देखें। इतना कहकर जो पेंटर है वो क्लैपिंग करता है और जो गुफा का गेट है वो खुल जाता है। अब गुफा का गेट खुल जाता है तो पेंटर कहता है कि महाराज मैं आगे आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। लेकिन जैसे ही पेंटर उसके अंदर एंटर करता है तो वो गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो जो पेंटिंग है वो भी गायब हो जाती है, और जो एम्परर था वो देखता ही रह जाता है। अब जो एम्परर है वो हैरान हो जाता है कि ये भाई कहाँ गायब हो गई, ये पेंटिंग ही दीवार पर से गायब हो गई और जो पेंटर है वो भी गायब हो गया। तो जो ये पूरी स्टोरी थी ये हमें क्या शिक्षा देती है, क्या सिखाती है कि जो एम्परर है वो संसार पर मतलब राज कर सकता है, ठीक है, मगर जो एक पेंटर है वो भी जो संसार के इंटरनल मतलब आंतरिक संसार को जानता है, क्योंकि वो जो पेंटिंग उसने बनाई थी उसमें उसने अपनी आत्मा को संजोया हुआ था। इसलिए जो पेंटर है वो गुफा के अंदर प्रवेश करने में सफल रहा और जो एम्परर है वो नहीं कर पाया। फिर कहते हैं कि जो ये ऐसी जितनी भी स्टोरीज हैं ये चाइनीज एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती थी, जिनमें कन्फ्यूशियस और जुआंग जी की जो ये ऐसी ही कलाकृतियों से भरी कहानियाँ होती थी। ये जो स्टोरीज हैं ये सभी मतलब भावना को दर्शाती हैं जिससे कला पर विचार किया जाए, भी कला इतनी सुंदर चीज़ होती है। अब जो राइटर हैं वो एक क्या बताते हैं कि भाई एक बार तो एक इसने चाइनीज पेंटर ने कहा कि ड्रैगन की जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ तो मैं उसकी आंखें नहीं बनाता, क्योंकि ये सजीवता डालते हैं उनके अंदर। तो कहता है कि उसकी आंखें बनाने से वो बिल्कुल ऐसे रियल लगता है कि जैसे कि मुझे ही खा जाएगा। तो मैं उसकी पेंटिंग बनाता हूँ लेकिन उसकी आंखें नहीं बनाता, ऐसा कुछ दिखाया गया है। अब फिर राइटर दूसरी कहानी बताता, मतलब इस कहानी को दूसरी को दर्शाता है, इसी में दूसरी कहानी बताता है जो कि एक गोल्ड स्मिथ की है, एक लोहार की कहानी है, ठीक है। उस गोल्ड स्मिथ का नाम होता है क्विंटन मिट्सिस, ठीक है। अब क्या होता है इस गोल्ड स्मिथ को एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है, और अब पेंटर को भाई ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, यानी कि वो स्वीकार करना ही नहीं चाहता कि मेरी बेटी है वो एक लोहार के साथ शादी करे। अब उसको ये बात पसंद नहीं है और वो मना कर देता है। अब जो ये क्विंटन है ये सोचता है कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि भाई इसके जो पापा हैं, इसके जो फादर हैं वो हमारी शादी के लिए खुशी खुशी मान जाएं। तो वो एक दिन क्या करता है उस पेंटर के स्टूडियो में चला जाता है, जब वो पेंटर वहाँ पे होता नहीं है। स्टूडियो में जाके जो उसने वहाँ पर एक मतलब पेंटिंग जैसे स्टैंड पे रखते हैं तो बनाने के लिए रख रखी है, बना रहा था वो, उसके ऊपर वो एक फ्लाई बना देता है, यानी कि एक मक्खी बना देता है, मक्खी की पेंटिंग।
और वो मक्खी है इतनी रियल लगती है जब पेंटर मतलब अपने उस कमरे में, उस स्टूडियो में एंटर होता है और देखता है कि भाई पेंटिंग के ऊपर कोई मक्खी बैठी है, तो वो उसको उड़ाने का, हटाने का, उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उड़ती। और बाद में वो फील करता है कि अरे ये तो एक पेंटिंग है, ये एक रियल फ्लाई नहीं है। तो फिर वो सोचता है कि ऐसा किसने किया। इतने में भैया आप मान लीजिए कि क्विंटम वहाँ पे आ जाता है कि भाई ये तो मैंने किया है, कैसी लगी तुम्हें मेरी पेंटिंग। तो फिर मतलब जो पेंटर है वो उससे बहुत इम्प्रेस होता है और उसे अपना मतलब, भाई ये सोचो कि उसे सिखाने के लिए अपने स्टूडियो में रख लेता है या फिर उसको अपना शिष्य बना लेता है और अपनी बेटी की और क्विंटन जो गोल्ड स्मिथ है उस दोनों की शादी करवा देता है। और लास्ट में क्या होता है, भाई अपनी ट्रेनिंग के बाद जो ये क्विंटन है ये एक बहुत ही फेमस पेंटर बन जाता है। ठीक है, अब राइटर ने अब ये 2 कहानियाँ सुनाई, तो इन दोनों कहानियों के बारे में मतलब अलग अलग दृष्टिकोण हमें दिखाती हैं, ये भी अलग अलग चीज़ें दिखाती हैं। क्यों, एक तो जो पिक्चर की है वो रियलिटी पर, बाहरी वास्तविकता पर आधारित है, एक इंटरनल पर। तो जो क्विंटन की कहानी है हमें बताती है कि जो यूरोप की जो भी कलाकृतियाँ हैं वो वास्तविकता के भ्रम पर जोर देती हैं, क्योंकि वास्तविकता का भ्रम ही था। उस पेंटर को क्या लगा कि ये मक्खी रियल है और उसको भ्रम हो गया और वो उसको उड़ाने लगा। ठीक है, अब वू दाओ जी की जो कहानी थी वो दर्शाती थी कि भाई जो ये कला है ये इंटरनल है। ठीक है, इंटरनल लाइफ मतलब और सोल पर जोर देती है। ठीक है, और ये जो यूरोपीय चित्रकार हैं ये यथार्थवाद पर बल देते थे और वो चाहता था कि किसी विशेष दृश्य को आप वैसे ही देखें जैसा उसने देखा है। अब बनाने वाले ने तो मक्खी बनाई, जैसे उसने बनाई पेंटर ने उसको वैसे ही देखा। अब हम दूसरी कहानी का अगर पार्ट देखते हैं, जो चाइनीज़ पेंटिंग है उसमें क्या है, उसमें वो चाहता है, जो चाइनीज़ पेंटर है वो चाहता है कि भाई देखने वाला जो भी दर्शक है पेंटिंग को, जो भी उस चित्र को देखे वो मतलब वास्तविक नहीं होता, वो उसको उस चित्र में कहीं से भी प्रवेश कर सकता है और उसकी सुंदरताओं को मतलब अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो उसको समझ सकता है। मतलब अपनी आँखों के ज़रिए वो रास्ता बना सकता है, ये नहीं कि भी जैसा पेंटर ने बना दिया वैसा ही उसको वो दिखता हो। ऐसा इसमें नहीं होता, ये साफ़ नहीं होती, ब्लर सी होती हैं। इसमें आदमी आगे से पीछे से मतलब पहले चाहे पहाड़ देख लो, चाहे नदियाँ देख लो, चाहे चलते हुए आदमी देख लो, चाहे कुछ मतलब कहीं से भी उसको पेंटिंग के अंदर घुसकर अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसकी सुंदरता को देख सकता है। आगे हम क्या देखते हैं कि जो ये यूरोप के जो चित्रकार हैं, जो पेंटर हैं, वो क्या कहते हैं कि आप उसके चित्र को देखने के लिए आप उसकी आंखें उधार लें। यूरोप का चित्रकार ये कहता है कि आप उसके चित्र को देखने के लिए आप उसकी आंखें उधार लें, यानी कि जैसा चित्र उसने बनाया है वो देखता है वो दूसरे को वैसा ही दिखे। अब जो ये चीन के चित्रकार हैं, पेंटर हैं, वो क्या कहते हैं कि आप उसके मन में प्रवेश करें कि भाई एक पेंटर ने जो पेंटिंग बनाई है वो किस मकसद से बनाई है, क्या सोचकर बनाई है, क्या उसके अंदर सही गलत उसने बनाया है, यानी आप उसके अंदर, मन के अंदर प्रवेश करें। तभी तो कहा गया है जो यूरोपीय चित्र हैं वो बाहर, उनका जो दृश्य है वो बाहरी है, आउटर है, और जो चाइनीज़ पेंटर हैं उनका जो दृश्य होता है वो इंटरनल यानी आंतरिक होता है। ठीक है, 2 कहानियाँ थी, दोनों में डिफरेंस था वो बताया गया है। फिर क्या दिखाते हैं कि मतलब जो ये चाइनीज़ कला में एक इसकी अवधारणा को मतलब इसके कंसेप्ट को समझाने के लिए एक वर्ड दिया गया है, सेंसुई। ठीक है, क्या वर्ड दिया गया है, हमने यहाँ पे हाँ लिखा भी है, सेंसुई, और जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर। अब माउंटेन पर्वत, वाटर पानी। ठीक है, तो मतलब इस शब्द को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कि ये 2 पूरक ध्रुवों को दर्शाते हों, अलग अलग पार्ट्स को। अब जो पर्वत है, माउंटेन है, वो क्या है, वो येंग है, और जो माउंटेन्स होते हैं उन्हें क्या दिखा कि वो सीधे स्वर्ग की ओर जाते हैं, स्थिर हैं,
भाई गर्म हैं, धूप में खुश्क भी हैं। और जो पानी है, पानी वो यिन की तरह दिखाया गया है, जो धरती पर है, तरल है, गीला है, ठंडा है। यिन मतलब ब्रह्मांड की जो पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसको ग्रहण करने वाले, यानी कि एक फीमेल को दर्शाता है, और जो येंग है वो एक मेल को दर्शाता है। अब जो इन दोनों का जो मिलाप होता है वो दाओइज्म का मूलभूत विचार है, ठीक है। उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इन दोनों का मिलाप है, यानी कि जो चाइनीज पिक्चर्स होती हैं उनके अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या दिखाते हैं, इनमें अगर हम देखें तो जैसे एक तरफ पर्वत, पहाड़, इस तरफ भी पहाड़, पेड़, गुफाएं बना दी, तो बीच में क्या करते हैं, ये बीच में ये स्पेस छोड़ देते हैं। यहाँ एक जैसे पानी के जैसा ये स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। इस स्पेस को ही ये जो मतलब खालिस्तान कहा गया है, या जो इनके मिलाप का जो मेन पॉइंट है वो कहा गया है, जिसे तीसरा तत्व भी कहा जाता है, ठीक है, जो थर्ड एलिमेंट होता है। और जो ये बीच का जो एक खाली जगह है ये इन दोनों का मेल है, भी इन दोनों का मेल होता है। एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि हम प्राणायाम करते हैं, उसमें सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में कुछ सेकंड तक सांस को रोका जाता है, तो ये वही बीच का महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए जो चाइनीज़ पेंटिंग होती हैं उनके बीच का भाग सफ़ेद या फिर पेंट न किया हुआ होता है, यानी या तो उसको सफ़ेद छोड़ देते हैं, उसको पेंट नहीं करते, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। मतलब क्या दिखाया गया है, ये स्वर्ग और धरती के बीच की एक कड़ी दिखाई गई है, कि जैसे कि आत्मा और परमात्मा के मेल के जो बीच में ये जो सांसारिक बंधन होते हैं इनको दिखाया गया है, क्योंकि जो इनको पार कर लेता है, जो इस कड़ी को पार कर लेता है, वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, ठीक है। अब आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि इसकी जो स्टोरी का जो सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग है, वो देखते हैं, जो किसने लिखा है, जो बिंद्रा सूरी ने लिखा है। और इसमें क्या दिखाया गया है, आउटसाइडर आर्ट, आर्ट बर्ट और रो आर्ट, ये सभी एक ही चीज़ हैं, एक ही कला के बारे में दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो जिस कॉन्सेप्ट का जो वर्णन किया गया है इसमें, वो जिसमें बताया गया है कि भाई क्या होती है जो आर्ट बर्ट किसे कहते हैं, या फिर रो आर्ट से तो आप समझते हैं, रो मतलब कच्चा, कच्चा मतलब आर्ट। अब रो आर्ट वो है जो आदमी अपने माइंड से सोच के बना देता है, यानी कि ये ट्रेंड नहीं होती, इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली होती, किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में ये गए नहीं होते, कहीं से इन्होंने सीखा नहीं होता, ये इनकी खुद की क्रिएशन होती है, खुद के माइंड की सारी कलाएँ होती हैं ये। तो इसी को आर्ट बर्ट, रो आर्ट या आउटसाइडर आर्ट कहा गया है, ठीक है। मतलब ये औपचारिक प्रशिक्षण से प्राप्त नहीं किया गया होता है इनको, ये खुद से ही जनरेट होती हैं इनके अंदर, ऑटोमेटिकली इनके माइंड में फिट होती है, जिसे ये उकेर देते हैं एज ए पेंटिंग। फिर भी मतलब जो ये गुण हैं कलात्मक आंतरिक दृष्टि को दर्शाते हैं, क्योंकि ये इनकी इंटरनल दृष्टि है, और इन्हें भाई पेंटिंग का एक हुनर है इनके अंदर, उस चीज़ को दर्शाते हैं ये। स्टार्टिंग में क्या था, इस चीज़ को कोई इतना लोग वैल्यू नहीं करते थे, मगर क्या होता है अब धीरे धीरे जो आउटसाइडर आर्ट है उसको धीरे धीरे मतलब विकसित किया जा रहा है, लोगों का उसमें इंटरेस्ट बन रहा है, लोगों के अंदर जैसा भी आर्ट है लोग उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कहते हैं जो आर्ट वर्ट या जो रो आर्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक जो फ्रांसीसी पेंटर है जीन डुबुफेट ने जो स्टार्ट किया था इसको, और जो यह है उनकी जो कलाएँ हैं, जो कृतियाँ हैं उसके बारे में है, जो कि सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभावों के मामले में अपनी भाई कच्ची अवस्था में है, किसमें है, रो स्टेज में थी, जिसमें क्या होता है कि एक टीन से लेकर सिंक तक और टूटी हुई कार तक कोई भी हर वस्तु जो खराब हो चुकी है उस वस्तु को काम में लिया जाए, उसी को आर्ट बर्ट या रो आर्ट कहा गया है। फिर कहते हैं कि जो आउटसाइडर आर्ट है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो वो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है, जिसको नेकचंद द्वारा बनाया गया है, ठीक है। कि कई साल पहले उसने अपनी जो इमेजिनेशंस है उसका एक बाग, इमेजिनेशन से एक बाग बनाने के लिए
क्या कहते हैं कि फॉरेस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा साफ करना आरंभ कर दिया। एक ऐसा बाग जो सिर्फ पत्थर, फेंकी हुई वस्तुएं और मतलब कबाड़ से बनना था। एक ऐसे गार्डन को उसने इमेजिन किया कि भाई मुझे एक ऐसा गार्डन बनाना है, और अब उसका जो रॉक गार्डन है वो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। 80 साल का जो नेकचंद है, ये आउटसाइडर आर्ट का मतलब इसका उनकी जो आउटसाइडर आर्ट है इसका भारत में सबसे बड़ा योगदान रहा है। और फिर क्या कहते हैं कि एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका में रॉक गार्डन के एक भाग को अपने विशेष अंक के कवर पर छापा, और उनकी जो ये पेंटिंग है की पहचान इस रूप में की गई कि एक अकेले व्यक्ति द्वारा पैदा किए गए अंदर की शानदार अभिव्यक्ति जब अपने सपने को साकार करे। यानी मतलब कि अकेला एक व्यक्ति जिसके अंदर जो कला थी, जो अभिव्यक्ति थी, वो इतनी शानदार थी, अगर वो उसे अपने सपने में उतारे तो भी उसने उसे रॉक गार्डन का रूप दे दिया है। ठीक है। फिर यूनेस्को के जो स्विस कमीशन में जो उनकी कृतियों को जो यूरोप में प्रदर्शित करके उनका सम्मान किया, और 5 महीने तक क्या है, 5 महीने तक जो ये एग्जीबिशन वगैरह होते हैं, प्रदर्शनी होती हैं, जो 5 अक्टूबर में आरंभ हुई थी, 2005 में आरंभ हुई थी, अक्टूबर 2005 में वह स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली सभी के मुख्य संग्रहालयों में दिखाई गई। और फिर क्या कहते हैं कि ये मतलब एक अनट्यूटर्ड जीनियस क्रिएटेड, हम अगर कहें कि भाई एक अनट्यूटर्ड जीनियस ने एक पैराडाइज को क्रिएट किया है। यानी कि अनट्यूटर्ड क्या है, जिसने कहीं से कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ये उसकी इंटरनल आर्ट थी जिसने उसको बाहर उकेर दिया है, बाहर सजीवता दे दी है, और एक पैराडाइज का उसने निर्माण कर दिया है, जो क्या है, रॉक गार्डन। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। वीडियो को पूरा देखें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को देखने के बाद भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि वीडियो जब भी डाली जाए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।